पत्नी है ना, नई नई शादी हुई है हमारी, तो सुहागरात तो बनती है ना। सुहागरात की बात सुन और अयांश को फिर से नशे में देख एकांशी के दिल में जो बची हुई हिम्मत होती है वो भी खत्म हो जाती है और आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। डर से उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। उसके दिमाग में इस वक्त एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि अगर इस बार वो अयांश से छूट गई तो वो अपने आप को खत्म कर देगी। अयांश एकांशी को अपनी बाहों में उठाए सीढ़ियों तक पहुंचकर मायरा और अपने बड़े पापा की ओर घूमकर कहता है, आप दोनों को मैंने रुकने के लिए नहीं कहा, आप दोनों आदित्य मेंशन वापस जाइए और मैं अपनी वाइफ के साथ कमरे में जाता हूँ। इतना कहकर अयांश सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। भाई ने पी रखी थी डैड, हमें भाभी की हेल्प करनी चाहिए, मायरा अयांश को जाता देख कहती है। उन दोनों की शादी हो चुकी है और हम अयांश के सामने कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें पता तो है वो कैसा है। एकांशी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कहते हुए दिनेश आदित्य मायरा का हाथ पकड़ घर से निकलने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उधर अयांश एकांशी को कमरे में ले जाकर उसे बेड पर झटके के साथ छोड़ देता है, जिससे एकांशी बेड पर सीधे गिर जाती है। डर की वजह से वो अपने हाथों से चादर को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर थूक निगलने लगती है। अयांश नशे में धुत एकांशी की ओर झुकने लगता है और एकांशी के गले पर किस करता है, जिससे एकांशी की धड़कनें तेज हो जाती है और वो खुद को मजबूत करते हुए गिड़गिड़ाती है, प्लीज। एकांशी के बात पर ध्यान ना देते हुए अयांश एकांशी के करीब आते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है, जिसे देख एकांशी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। एकांशी को रोता महसूस कर अयांश अपना सिर उठाकर एकांशी के चेहरे की ओर देखता है। डर से पीला पड़ चुका चेहरा और आंखों से बेतरतीब ढंग से गिरते आंसू को देख अयांश गुस्से में कहता है, उस रात जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आज क्यों? क्या तुमने ये लाल साड़ी मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं पहनी है? तो फिर मुझसे बचना क्यों चाहती हो? इतना कहकर अयांश वापस एकांशी के गले पर किस करने लगता है। एकांशी बिना कुछ बोले सुबकने लगती है, जिससे अयांश वापस अपने सिर को उठाकर एकांशी को देखता है और गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बेड पर ही जोर से मारता है। बेड पर मारने की आवाज से एकांशी डर कर कांप सी जाती है और उसके कानों में अयांश की तेज चीख सुनाई देती है, गेट लॉस्ट। अयांश के चीखते ही एकांशी अपनी आंखें खोलकर अयांश की ओर देखती है, जो उठकर अपने शर्ट के बटन लगा रहा होता है। एकांशी को अपनी ओर देखता महसूस कर अयांश उसकी ओर देखता है और गुस्से में ही चिल्लाता है, गेट आउट फ्रॉम माई रूम। अयांश के चिल्लाने से एकांशी उठकर कमरे के दरवाजे की ओर तेजी से भागती है, जिससे उसके पैर में अयांश के द्वारा बीते रात को तोड़े गए कांच के कुछ टुकड़े चुभ जाते हैं। लेकिन एकांशी इस वक्त अयांश से इतनी डरी हुई होती है कि उसे कांच चुभने का एहसास नहीं होता और वो दौड़ते हुए कमरे से निकल जाती है। कमरे से निकलने के बाद एकांशी दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर एक ऐसे कमरे में रुकती है जहां सिर्फ किताबें और फाइलें रखी होती है। वहां एक साइड में एक छोटा सा टेबल और उस टेबल पर लैपटॉप, सिगरेट के पैकेट, शराब की एक बोतल और कुछ फाइल्स बिखरी होती है। एकांशी वही एक छोटे से किताबों से भरी अलमारी से लगकर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर अपने मुंह को टिकाकर अपने दोनों हाथों से अपने पैरों पर घेरा बना लेती है। उसके दिल में इस वक्त खुद को इस तरह की जिंदगी से आजाद करने का ख्याल आ रहा होता है, जिससे वो रोते हुए अपनी इस जबरदस्ती की शादी से पहले की खुशियां और सपनों से भरी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। इंदौर के सबसे रईस में से एक अनुराग राठौड़ की इकलौती बेटी होने के बावजूद भी एकांशी बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा में ही रहना पसंद करती थी। उसने बचपन से ही अपने शादी को लेकर कई सपने सजा रखे थे।
हर रोज सुबह उठकर उसे अपने माँ पापा के लिए नाश्ता बनाना और उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। ये उसकी आदत बन गई थी। मंदिर से लौटने के बाद एकांशी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती और कॉलेज से दोपहर के बाद ही लौटती। उसके बाद अपनी घर के छत पर देर तक अकेले बैठे रहना उसे सुकून देता था। उसी अकेलेपन में एकांशी अपने दादाजी की दी हुई डायरी में अपने सपने के बारे में लिखती। सपने को लिखते हुए उसे ऐसा एहसास होता कि वो अपने शादी के लम्हे को जी रही है, जिससे उसके दिल में ना बयान की जाने वाली खुशी उमड़ने लगती। इतनी सुकून और प्यारी सी जिंदगी को जीने वाली एकांशी एक दिन जब कॉलेज से लौट रही थी, तब उसके कार के ड्राइवर ने एक दूसरे कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उस कार वाले के कार का आगे का शीशा पूरी तरह टूटकर बिखर गया और कार में बैठे शख्स का माथा स्टीयरिंग व्हील पर लगकर उसमें से हल्का खून बहने लगा। एकांशी अपने कार से निकलकर उस कार वाले के पास जाती है और अपनी मीठी आवाज में कहती है, क्या आप ठीक हैं? इतनी मीठी आवाज सुन कार में बैठा शख्स अपने सिर को घुमाकर कार की खिड़की से बाहर देखता है। तेज हवा से एकांशी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं, जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों के सहारे कानों के पीछे कर रही होती है। आई एम फाइन। कार में बैठा शख्स एकांशी की खूबसूरती में खोए हुए कहता है और एकांशी की परेशान आंखों में देख थोड़ा मुस्कुराता है। एकांशी उस शख्स को मुस्कुराता देख असहज हो जाती है और अपने सिर को हिलाते हुए अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। एकांशी उस शख्स को कार की खिड़की से अपने सिर को निकालकर अपने ओर देखते हुए देख अपने ड्राइवर से कहती है, अंकल चलिए, मुझे घर जाना है अभी। ड्राइवर एकांशी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं उस कार से जानकर नहीं टकराया था। बिटिया अपने बाबा को मत बताना, वरना बड़े साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। एकांशी ड्राइवर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अंकल आप चिंता मत करो, ये मेरा और आपका सीक्रेट है, मैं बाबा को नहीं बताऊंगी, पक्का। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए ही एकांशी को नींद आ जाती है और वो अपने सिर को अपने घुटनों पर ही रखे हुए सो जाती है। इधर अयांश भी नशे के सागर में डुबकी लगाते हुए वही सोफे पर अपने सिर को टिकाए अपने रूम के टीवी को ऑन कर देता है। टीवी में एक कार एक्सीडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है, जिससे उसे एकांशी की पहली झलक याद आ जाती है। उस दिन अयांश उसके बड़े पापा के बेटे नक्श के कहने पर पहली बार इंदौर गया था और एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। नक्श आगे के ड्राइविंग सीट पर बैठा कार चला रहा था, जिससे उसके माथे पर चोट भी लगी और अयांश कार में पीछे के पैसेंजर सीट पर बैठा कानों में हेडफोन डाले अपने टैब पर कुछ काम कर रहा था। जब कारें टकराई तो अयांश को झटका लगा और उसका टैब नीचे गिर गया, जिसे वो उठाने के लिए नीचे झुका। तब तक उसके कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज आई, लेकिन जब तक अयांश ने अपना सिर उठाकर कार की खिड़की से बाहर देखा, तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। अयांश ने बस उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखी जो सूरज की रोशनी से चमकते हुए उसके आंखों पर ही पड़ रहा था और नक्श अपने फूटे सिर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए उसी लड़की की ओर देख रहा था। तू पीछे बैठ, मैं कार ड्राइव करता हूँ, कहते हुए अयांश कार का दरवाजा खोल बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर अपने ड्राइवर से बात करती एकांशी पर पड़ती है, जिसे वो एक नजर देख कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल नक्श को पीछे वाले सीट पर शिफ्ट करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। आखिर क्या हुआ था इस एक्सीडेंट के बाद और कैसे मिले अयांश और एकांशी?